देखिए, तो जो E इक्वल टू एच न्यू का बेटे एक्सपेरिमेंटल जो बेसिस है वो ये वाला ग्राफ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस क्या फ्रीक्वेंसी। बेसिस इज दिस, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आती है बेटे? ये जब ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ कैसा आया? लीनियर ग्राफ आया, है ना। अब देखो, इस लीनियर ग्राफ की अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन होगी ना बेटा? अब बेसिकली आप ये देखो कि m की वैल्यू तो लोगों ने नाप ली, इसका ग्राफ एक बार प्लॉट कर लिया तो m इज tan थीटा, और tan थीटा निकल करके कितना आ गया? h बाई ई के बराबर। तो vs की वैल्यू आ गई h बाई ई इंटू न्यू प्लस सी। ये ऐसा है, समझ में आई बात? अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? इस ई को हम एलएचएस में लेकर के अगर चले जाएं तो E मल्टीप्लाइड बाई वी एस आ जाएगा इक्वल टू एच इंटू न्यू आ जाएगा, और आर एच एस में क्या आ जाएगा हमारे पास? आर एच एस में E इंटू सी आ जाएगा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कैथोड से एनोड जाने में जो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आ जाता है, या इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन हो जाता है जब हमने माइनस वी एस का पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी में कितना गेन आ जाता है। ये वो चीज बताता है। ये बात समझ में आती है? yes, E मल्टीप्लाइड बाई वी एस क्या बताता है? देखो क्या है, हमने क्या अप्लाई किया? नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड अप्लाई किया, है ना। नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड वी ए सी को हमने कितना अप्लाई किया है? माइनस टाइम्स वी एस के बराबर। इसका मतलब कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा है। पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड हमने कितना अप्लाई कर रखा है? पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड हमने वी एस यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर अप्लाई कर रखा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो उसका क्या होता है कि जहां पर पोटेंशियल लो होता है वहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है ना। तो एनोड का पोटेंशियल लो है तो इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी एनोड पे ज्यादा होगी जब मैंने नेगेटिव पोटेंशियल लगा रखा है उस समय पर। तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। तो बेसिकली E इंटू वी एस क्या बताता है? कैथोड से एनोड जाने में इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, है ना। और ये वाली क्वांटिटी क्या बताती है? मिनिमम कितनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये एच न्यू बेसिकली क्या हो गया? ये वो हो गया कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी जो है वो बेसिकली गेन कर रहा है। लाइट से एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन कर रहा है? एनर्जी गेन बाय लाइट, एनर्जी गेन बाय वन इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, है ना। तो इस बेसिस पर देखो, कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी का बच्चों जो तरीका होता है वो क्या होता है? वो यही होता है ना। द बेसिस ऑफ एनी साइंटिफिक डिस्कवरी इज लाइक प्रोसेस, जो है उसका यही होता है। आपने क्या किया? कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स आए। उस रिजल्ट को पहले बात तो ये समझना कि वो रिजल्ट जो है वो एग्जिस्टिंग थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। तो ये भी अपने आप में एक ट्रिकी पार्ट होता है कि आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना पड़ेगा जहां पे आपकी करंट थ्योरी फेल हो जाए। समझ रहे हो? हाँ भाई, मेरी आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। हाँ सर।
तो आपको पहले तो क्या है, ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार करना पड़ेगा जहां पे आपकी जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है वो थ्योरी आपकी फेल हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आपकी एग्जिस्टिंग थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं, तो उसका आपको एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन ढूंढना पड़ेगा। अब वो जो ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है बच्चों, वो ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्स some sort of imagination. Obviously it will be based on some theory and उसका कुछ एक हिस्ट्री तो होता है ना। तो बेसिकली अगर मैं इस चीज की बात करूं कि हिस्ट्री होता है, तो बात क्या था, ये जो एच जो कांस्टेंट है ना, ये एच कांस्टेंट तुमको पता है कब इंट्रोड्यूस हुआ था? प्लैंक्स कांस्टेंट सबसे पहले कहाँ पे यूज हुआ था ये प्लैंक्स कांस्टेंट फिजिक्स में? किसी को कोई इसका बैकग्राउंड पता है प्लैंक्स कांस्टेंट का? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नहीं, देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो बहुत बाद की बात है। बोर बोर मॉडल में तुम लोग बोल रहे हो ना, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। हाँ सर। तो ये जो बोर्स एटॉमिक थ्योरी है बेटे, ये तो क्या था, आ, 1905 के बाद में आई थी। मेरे हिसाब से 1914 टाइप में बोर्स एटॉमिक मॉडल आया होगा। लेकिन ये तो एच तो 1905, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो 1905 की बात है, तो ऐसा नहीं था। और कोई बताना चाहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था फिजिक्स में? सबसे पहले प्लैंक्स कांस्टेंट यूज हुआ था बच्चों इन एक्सप्लेनिंग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। क्या एक्सप्लेन करने में यूज हुआ था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी जिस तरह के थर्मल रेडिएशंस एमिट करता है, उन रेडिएशंस का लोगों ने उनकी इंटेंसिटी का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ बनाया, है ना। और एक टीम ऑफ साइंटिस्ट थी, रेले एंड जीन्स, ठीक है। तो रेले एंड जीन्स नाम के साइंटिस्ट ने वो ग्राफ बनाया। और वो जब ग्राफ उन लोगों ने बनाया, तो वो ग्राफ क्या था, उन्होंने जो थ्योरी दी कि ब्लैक बॉडी इस तरह का रेडिएशन क्यों एमिट करते हैं, तो उनकी उनकी थ्योरी जो प्रैक्टिकली ग्राफ ऑब्टेन हुआ था इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, रेले एंड जीन्स की जो थ्योरी थी वो उस प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए देयर वाज अ साइंटिस्ट जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। अच्छा, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करते हैं। यस। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, बेसिकली एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी जो है वो आगे प्रोपगेट करेगी, ठीक है। तो अब बात क्या है कि ये बात लोगों को मैक्सवेल की थ्योरी से, मतलब 1850 1860 के बाद से ये बात लोगों को पता थी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एक्सप्लेन करने के लिए भी लोगों ने इसी डायरेक्शन में सोचना चालू किया कि भाई क्या है, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, हीटेड मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स में भी क्या होता है, ऑसिलेटिंग आयंस होते हैं, और उन ऑसिलेटिंग आयंस से क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस निकलते हैं, मतलब रेडिएशंस निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। लेकिन रेले एंड जीन्स जो मिस्टेक कर रहे थे, वो क्या मिस्टेक कर रहे थे, उन्होंने ये मान लिया था कि एटम के अंदर जो अलग अलग मॉलिक्यूल अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो उन्होंने उन फ्रीक्वेंसी को कंटिन्यूअसली वेरी होते हुए मान लिया था, जिसकी वजह से उनका ग्राफ प्रैक्टिकली ऑब्टेन्ड ग्राफ से मैच नहीं कर पा रहा था। बट देन केम मैक्स प्लैंक, एंड मैक्स प्लैंक डिड अ लॉट ऑफ मैथमेटिकल वर्क इन दैट एरिया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने
इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी एक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने पहली बार क्वांटम, फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स कौन है बच्चों? मैक्स प्लैंक। जैसे फादर ऑफ मॉडर्न साइंस जो है उसको आइजक न्यूटन को हम बोलते हैं, तो क्वांटम वाली जो चीजें हैं, जितनी क्वांटम फिजिक्स जो है, उसका फादर किसको माना गया है? मैक्स प्लैंक को। उन्हीं के नाम पे ये एच कांस्टेंट दिया गया है। तो मैक्स प्लैंक ने 1880s में ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए ये माना कि एटम के अंदर जो आयंस, मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर जो आयंस होते हैं, वो आयंस उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्वांटाइज्ड होती हैं। ऐसी कंटिन्यूअसली वेरिंग फ्रीक्वेंसीज नहीं होती है ना, क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसीज होती हैं। न्यू, 2 न्यू, 3 न्यू, 4 न्यू, है ना, n न्यू, इस तरह से क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसी होती है। और इन क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसी को लेकर के उसने अपना एक थ्योरी दिया। उस थ्योरी में उसने पहली बार ये एच सिंबल यूज किया था। ठीक है, अब बात क्या है कि व्हेन दिस ग्राफ वाज ड्रॉन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसका जो स्लोप जब एच पे डिपेंडेंट आया, एच बाई ई के बराबर टाइप में ये स्लोप आया, तो क्या हुआ भाई, ये स्लोप यूनिवर्सल कांस्टेंट टाइप से ये स्लोप आ रहा था। तो लोगों ने यूनिवर्सल कांस्टेंट्स के टर्म्स में सोचना चालू किया, और ये पता चला कि भाई स्लोप जो है वो h अपॉन ई के बराबर आ रहा है ना। तो भाई उन्होंने भी क्वांटाइजेशन के बारे में सोचना चालू, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट जहां भी आया लोगों को क्वांटाइजेशन ही चमकने लगा। यार प्लैंक्स कांस्टेंट आया है, कुछ ना कुछ क्वांटाइजेशन का ही चक्कर है। प्लैंक्स कांस्टेंट आया, इसका मतलब क्या है? डेफिनेटली इट हैज टू डू समथिंग विद द क्वांटाइजेशन। अब क्या चीज क्वांटाइज थी? अब वही था कि क्वांटाइजेशन, किसका क्वांटाइजेशन लगाएं? तो क्वांटाइजेशन उन्होंने किसका क्वांटाइजेशन लगाया बेटे? उन्होंने जो क्वांटाइजेशन लगाया वो लगाया किसका? उन्होंने कहा कि एनर्जी जो है लाइट की, वो कंटिन्यूअस नहीं है। लाइट की एनर्जी जो है वो कैसी है? क्वांटाइज्ड है। वन क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन ऑफ लाइट, एंड वन क्वांटम हैज एनर्जी इक्वल टू कितना? एच न्यू के बराबर की एनर्जी वन क्वांटम की है ना। ये बात समझ में आती है बच्चों? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। ओके, अब बात क्या है देखिए कि ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन था। तो अब हम इस पे बेस जो है वो कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, किस तरह के इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, क्या है देखो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? मान लो हमसे कहा जाए कि, अच्छा बिफोर वी मूव ऑन टू क्वेश्चन, एक चीज मैं और आपको समझा देता हूं, जो होती है क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे ये कैथोड है, और इस पर मैंने क्या किया? आई इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करी, और इसका एरिया है ए। तो बेसिकली एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट टाइम बाय कैथोड प्लेट को कितना लिख सकते हो? कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम ये कैथोड प्लेट रिसीव करेगी बच्चों? आई इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है भाई? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर यूनिट एरिया पे आई एनर्जी पर यूनिट टाइम गिर रही है, तो ए एरिया पे कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम गिरेगी? आई ए। आई मल्टीप्लाइड बाय ए गिरेगी, गिरेगी। एनर्जी ऑफ, मान लो ये जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है,
तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है? क्या एच न्यू के बराबर है? यस सर। इसका मतलब क्या मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन कैथोड पर यूनिट टाइम कितना होगा ये लिख सकता हूँ क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन कैथोड पर यूनिट टाइम। यस बोलो बच्चों कितना होगा? IA by IA by H आई ए बाई एच न्यू इतना हो जाएगा, है ना? एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन कैथोड पर यूनिट टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आई ए बाई एच न्यू। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। यस Number of photons incident on cathode per unit time is equal to IA by H nu। अब बात क्या है देखो, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह की है कि एच न्यू वर्क फंक्शन से बड़ा है ना? एच न्यू जो है वो वर्क फंक्शन से बड़ा। तो इसका मतलब क्या ये लाइट इलेक्ट्रॉन को निकलवा सकती है? यस सर। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन को निकलवा सकती है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेंगे? क्या जितने फोटोन गिर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकल जाएंगे क्या? हाँ सर। यस सर। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। थ्योरेटिकली ऐसा हो जाना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। उसका कारण क्या है? देखो ये फोटोन पहली बात तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे गिरे, ये कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या? नहीं सर। ये जो W एनर्जी है वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन को सरफेस से बाहर निकालने के लिए चाहिए, है ना? जरूरी नहीं है कि ये जो है फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन पे ही गिरे। तो पहली बात तो ये है। दूसरा भाई ऐसा भी तो होता है ना, मेटल पे लाइट गिरी और लाइट लाइट रिफ्लेक्ट भी तो हो जाती है। ये थोड़ी कि पूरी लाइट एब्जॉर्ब भी हो जाती है। समझ में आ रही बात? यस लाइट गिरी, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को तो नहीं मिली वो एनर्जी। वो एनर्जी अगर वापस आ गई आपके पास तो वो इलेक्ट्रॉन को तो नहीं मिली। तो पहला तो क्या है, यही एक इशू आ जाएगा कि ऑफ कोर्स कि जितने इलेक्ट्रॉन फोटोन पर सेकंड इस पे गिर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड तो इसमें से बाहर नहीं निकल रहे हैं, है ना? फिर उसके बाद दूसरा दूसरा सिस्टम क्या है इसमें? दूसरा इशू ये है कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन पे ये एक फोटोन गिरा, इलेक्ट्रॉन ने वो फोटोन एब्जॉर्ब भी कर लिया, एच न्यू के बराबर एनर्जी उसने ले ली। अब देखो एच न्यू एनर्जी लेने के बाद ऐसा थोड़ी है कि वो सीधा सरफेस पे ही पहुंच के बाहर आ जाएगा। हो सकता है कि उसका किसी और इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो जाए। हो सकता है 10-12 इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो जाए। उन सारे इलेक्ट्रॉन से टक्कर में उसकी कुछ एनर्जी का तो लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होते होते फाइनली जब वो सरफेस पे आए और सरफेस पे बाहर आने की बारी आए उसके, तो तब तक क्या हो जाए? सरफेस पे बाहर आने की जब तक बारी आ जाए तब तक उसके पास इतनी एनर्जी बचे ही ना, W के बराबर की एनर्जी भी ना बचे उसके पास। समझ रहे हो तुम? यस सर। तो वो भी सरफेस हाँ के सर। बाहर फिर नहीं आ पाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो इस वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर आ पाएंगे वो इसके बराबर तो डेफिनेटली नहीं होंगे, है ना? हम ये जरूर लिख सकते हैं
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted by cathode per unit time, number of electrons emitted by cathode per unit time, वो इसके प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, इसके प्रोपोर्शनल होंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। और वो जो फैक्टर होगा ना, उस फैक्टर को बोलेंगे क्वांटम एफिशिएंसी। बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted per unit time divided by number of photons incident per unit time into 100, ये किसके बराबर होगा? क्वांटम एफिशिएंसी ईटा। क्वांटम एफिशिएंसी का सिंबल क्या है? क्वांटम एफिशिएंसी का सिंबल होगा। ये बात समझ में आती है मुझे? Yes, sir. Yes, sir. मतलब अगर ये IA/h को मैं ईटा बाई 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय कैथोड पर यूनिट टाइम मेरे को मिल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted by cathode per unit time equal to eta by 100 multiplied by IA by h. Eta by 100 multiplied by IA by h nu. ये ऐसा आ जाएगा। बाबा ये बिस्किट क्यों ना चढ़ावे? ये बात समझ में आती है बेटा? Yes, sir. सर इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड IA by h से ज्यादा भी हो सकते हैं ना? क्या क्या बोल रहे हो बेटे? एक बार फिर से बोलो बेटे, क्या बोल रहे हो? ना हाँ बेटे, कोई कुछ डाउट पूछ रहा था क्या? एक बार फिर से पूछ लो, मैंने सुना नहीं, क्या डाउट पूछा? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड IA by h से ज्यादा हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, और फिर वो मतलब एमिट हो गए। है ना, कम ही एमिट होंगे, है ना भाई। आप ऐसे सोचो ना, ज्यादा कैसे हो सकते हैं? फोटोन जब तक इलेक्ट्रॉन पे आकर के गिरेगा नहीं, तब तक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कैसे मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे आएगा? समझ में आ रही बात बेटे? सर कोलिजन के टाइम दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल सकती है ज्यादा? कमी मिलेगी ना यार, एनर्जी जो मिलेगी वो कमी तो मिलेगी, उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकती ना। सर कोलिजन से जब पेट्रोपोलिस एनर्जी ट्रांसफर भी होगी तो क्या है, वो कम ही होगी ना, ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं सर। ये बात है बेटे।
समझ में आता है? ऐसा कर सकते हैं। सर एक बार लास्ट पेज का स्टार्टिंग दिखाओ ना। हाँ ये रहा। सर नेक्स्ट पेज। सर 1 मिनट सर। हम्म। हाँ सर हो गया। ओके, तो देखो क्या है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन इसके। मान लो हमसे कहा जाए कि मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम of wavelength 4000 angstrom is incident on a cathode plate of photoelectric effect experiment. If the work function of the cathode plate is 2.1 electron volt, then find the maximum kinetic energy of emitted electrons. अब देखो बेटे, इसमें एक चीज आपको ये याद रखनी है क्या, कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? K max is equal to h nu minus work function. यस सर। ये होता है K max is equal to h nu minus work function. तो ये कितना हो जाएगा, h nu को क्या h c बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं बेटे? हाँ सर। h nu को हम h c बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिकली फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल टू एफ लैम्डा का ही तो रिलेशन होता है। v की जगह लिख दिया c, f की जगह लिख दिया न्यू, लैम्डा की जगह लैम्डा, तो बेसिकली न्यू को हम c बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आती है कुछ?
Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए कि इसमें एक तरीका होता है कि एच सी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, राइट? बेसिकली एच की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। और सी की क्या वैल्यू होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। 6.626 इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा 19.86 इंटू 10⁻⁻26 जूल मीटर। ये वैल्यू एच सी की आती है कि नहीं आती बेटा? Yes, sir. अब इसको अगर आप वेवलेंथ इन मीटर से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? अच्छा, एक बच्चा यहाँ पे डाउट पूछ रहा है कि सर ये काइनेटिक एनर्जी में के मैक्स क्यों लिखा आपने? ये तो मतलब मैक्सिमम का क्या यूज है, यही पूछना चाह रहे हो ना बेटा तुम? इसको नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी ही क्यों नहीं लिख रहे, मैक्स क्यों लिख रहे हैं? भाई देखो बात क्या है कि जब आपने एच न्यू एनर्जी का फोटोन कैथोड पे डाला, इलेक्ट्रॉन ने उसको एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन के पास एच न्यू एनर्जी आ गई। अब देखो वो ऐसा होगा ना कि इलेक्ट्रॉन एच न्यू एनर्जी से लेकर के चला और चलने के बाद उसका किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर हो गया, उस टक्कर में कुछ एनर्जी लूज हो गई, तो अब उसके पास एनर्जी जो बचेगी वो एच न्यू से कम बचेगी। अब अगर मान लो वो सरफेस पे पहुंचा है और फिर सरफेस से बाहर निकलने में डब्ल्यू एनर्जी और खर्च हो गई, तो वो ऐसा इलेक्ट्रॉन जब सरफेस से बाहर आएगा तो उसके पास एनर्जी एच न्यू माइनस डब्ल्यू नहीं रहेगी, एच न्यू माइनस डब्ल्यू से कम रहेगी। क्या ये बात समझ में आती है ना? Yes, sir. वो इलेक्ट्रॉन जो जिसने की फोटोन एब्जॉर्ब किया और बिना टक्कर वक्कर हुए सीधा सरफेस से बाहर ही आ गया, उसके पास एनर्जी रहेगी एच न्यू माइनस डब्ल्यू, यानी ये मैक्सिमम एनर्जी रहेगी, इससे ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती किसी के पास। और जो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उन सबके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी, इतनी या इससे कम होगी। ये बात समझ में आती? इज इट क्लियर बच्चों? Yes, sir. अब देखिए क्या है कि ये जो एच सी की वैल्यू अपने पास इतनी आई है, कितनी? 19.86 इंटू 10⁻⁻26 जूल मीटर। इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में। तो कैसे करेंगे बेटे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल, या 1 जूल में 1 अपॉन इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो दिस डिवाइडेड बाय कितना? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? तो 1 मीटर में होते हैं 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10⁻19 और 10⁻10 10⁻29 हो जाएगा। 10⁻29 और 10⁻−26 करेंगे तो 10⁻3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 19.86 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई
1.602 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये बात समझ में आती है। और इसको जब अपन फाइनली लिखेंगे तो ये आ जाता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? सर यस सर। सर वो हम लोग ने माइनस एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई किया या माइनस एंगस्ट्रॉम किया? क्या क्या बोल रहे हो बेटे? सर वो ईवी के बाद माइनस का साइन वो मल्टीप्लिकेशन में या सिर्फ सब्सट्रैक्शन दिखा है? नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ना। सब्ट्रैक्शन क्यों करेंगे भाई? यहाँ पर भी जूल मीटर, वो यूनिट के लिए मैंने ऐसे लिख दिया था, जूल मीटर, ठीक है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया, मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया। ये याद रखना है आपको, है ना। HC की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में इतनी होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट ऑफ एनर्जी ही होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। It is energy acquired by an electron when it is accelerated by a potential difference of 1 volt. Energy acquired by an electron when it is accelerated by potential difference of कितना? 1 volt. सर इनिशियली रेस्ट पे होना चाहिए ना? हाँ, मतलब भाई अगर मान लो इनिशियली किसी और एनर्जी पे होगा तो एनर्जी गेन तो इतना ही होगा ना। एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन ऐसा लिख लो उसको। ओके सर। सर वो ऊपर के पेज का वो 4 फॉर्मूला जो बाजू में लिखा है वो मतलब क्या क्या बोल रहे हो बेटे? ऊपर का वो 4 फॉर्मूला बाजू में लिखा है टोटल 3। ये वाला देखो, एच न्यू तो एनर्जी ऑफ फोटोन होती ही है ना। बस न्यू को मैंने क्या लिखा है? न्यू को C बाय लैम्डा लिखा है। वो कैसे लिखा है? वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ एनी वेव में ये रिलेशन होता है। दिस इज ट्रू फॉर एनी वेव। कोई भी वेव है, अगर उसकी वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी f है, वेवलेंथ लैम्डा है, तो v, f और लैम्डा में क्या रिलेशन होगा बेटे? v इक्वल टू f लैम्डा। यस सर। और बस उसके बेसिस पर अपने पास ये v इक्वल टू f लैम्डा उन्होंने लिखा है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने c बाय लैम्डा पुट करी अपने पास में, है ना। तो बेसिकली जब वो बोल रहे हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट अपन ने इंसिडेंट करी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ 1 फोटोन ऑफ सच ए लाइट कितना हो जाएगा? 12400 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 4000 एंगस्ट्रॉम, ऐसा अपन कर दें तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू क्या 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी?
हाँ सर, यस है सर। ना। और वर्क फंक्शन हमें कितना दिया हुआ है बेटे? वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ। तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आ जाएगी, क्या उसको इतना ही लिख सकते हैं अपन, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, यानी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा? यस सर। क्या बात समझ में आती है बेटा? यस हाँ, लिख लो बेटा। हो गया सर। ओके बेटा, और एक सवाल करते हैं, देखो। मान लो हमें कहा जाए कि व्हेन कैथोड प्लेट is exposed to light of wavelength 600 nanometer, the maximum kinetic energy of emitted electrons is half of the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted when light of wavelength 400 nanometer is used. When light of wavelength 400 nanometer is सर इसमें निकालना क्या? find the work function of the cathode. Find the work function of the cathode.
तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको। भाई हम लिखेंगे KE1 इक्वल टू HC डिवाइडेड बाय 600, है ना। इसको नैनोमीटर में ही लिखा रहने दो अभी, माइनस वर्क फंक्शन। और KE2 को क्या लिखेंगे, HC बाय 400 नैनोमीटर माइनस उसका वर्क फंक्शन, है ना। हमें ये दिया हुआ है कि KE2 जो है इट इज ट्वाइस ऑफ KE1। तो KE2 ये है HC बाई 400 नैनोमीटर माइनस वर्क फंक्शन इट इज ट्वाइस ऑफ KE1। तो HC बाई 600 नैनोमीटर माइनस वर्क फंक्शन इतना है ना। अच्छा, नैनोमीटर को आप एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, तो क्या 12400 तो ऊपर लिख देंगे, 400 नैनोमीटर मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 12400। 600 नैनोमीटर मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, माइनस W। तो क्या हो जाएगा, 1 2 से ये कैंसिल हो गया, 3.1 माइनस W इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये वैल्यू क्या हो जाती है, 12.4 डिवाइडेड बाई 6। तो 6 2 ज़ा 12, 0 6 6 ज़ा 36 माइनस वर्क फंक्शन। तो क्या हो जाएगा बेटे, 3.1 माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 4.12 माइनस 2 टाइम्स ऑफ वर्क फंक्शन। तो 2W माइनस W इज 4.12 माइनस कितना, 3.1। तो क्या ये वर्क फंक्शन की वैल्यू 4 माइनस 3 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। Yes. Yes, sir. वर्क फंक्शन आ जाएगा 1.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर वहां पर हमने 400 के बदले 4000 को लिया, 4000 क्या ऐसे। बेटे, कहाँ पे, सर इसी पेज के स्टार्टिंग में। भाई नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया ना मैंने। HC की जो वैल्यू है 12400 वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में इतनी आती है ना। हाँ सर, समझा समझा। ठीक है, तो डेनोमिनेटर में मेरे को क्या है, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में ही लिखना पड़ेगा। हाँ सर। सर थोड़ा ऊपर। हम्म
नोट कर लिया बेटे? Yes, sir. ओके। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। हाँ सर। ओके। अच्छा देखो, जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि एक ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट light used in a photoelectric effect experiment is halved, then maximum kinetic energy of photoelectrons will be, चार ऑप्शन है, डबल्ड, more than, twice of, क्या होगा बेटे? बी। कौन सा ऑप्शन होगा बेटे? बी? बी लग रहा है क्या? यस यस, आंसर विल बी बी, मोर देन डबल हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि के ई मैक्स का क्या फॉर्मूला अपन लिखेंगे? के ई मैक्स का फॉर्मूला लिखेंगे एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, है ना। अब जब वेवलेंथ को आधा कर दिया तो जो नई काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? एच सी बाई लैम्डा बाई 2 माइनस वर्क फंक्शन, यानी के ट्वाइस ऑफ एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए बेटे। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो, ट्वाइस ऑफ के ई मैक्स क्या होता है? व्हाट इज ट्वाइस ऑफ के ई मैक्स? तो वो होगा 2hc बाई लैम्डा माइनस 2w। ट्वाइस ऑफ के ई मैक्स इज 2hc बाई लैम्डा माइनस 2w, है ना। तो देखो, क्या ये जो है ये वाली काइनेटिक एनर्जी वो इस ट्वाइस ऑफ के ई मैक्स से ज्यादा है या नहीं बेटे?
क्या हम बोल सकते हैं k max dash is greater than twice of k max? Yes, sir. क्योंकि इसमें से तो देखो w ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है और उसमें से तो 2w सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी वो डबल से भी ज्यादा होगी, इट विल बी मोर देन डबल। ये आंसर इसका है ना। अब इसमें देखो एक बात और देखिए कि जो हमने फोटोन के बारे में पढ़ा है, तो फोटॉन्स के बारे में कुछ और बात अपन देख लेते हैं। अभी तक तो हमें यही पता है कि फोटोन बेसिकली, एक फोटोन क्या है, वो एनर्जी का एक बंडल है जिसके पास h न्यू के बराबर की एनर्जी होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। सर एनर्जी, हाँ बोलो बेटे। सर 610 से मैथ्स का लेक्चर है। अच्छा हाँ, तो अभी छोड़ रहा हूँ मैं, जस्ट छोड़ ही रहा हूँ। है ना। अच्छा, अब एक बात और फोटोन के बारे में बता दूं कि इट इज अ मासलेस पार्टिकल। कैसा पार्टिकल है बेटे? मासलेस पार्ट। इसका मतलब क्या है? रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। अरे सर, मास तो मास होता है, रेस्ट मास का मतलब क्या है? देखो, आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये फॉर्मूला दिया, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जहां पर m नॉट होता है रेस्ट मास और m होता है मास एट स्पीड v। मास एट स्पीड, वो कहते हैं कि भाई क्या है, अगर पार्टिकल v स्पीड से चलने लग जाए तो क्या होगा, उसका मास जो है वो बढ़ जाएगा, वो उतना नहीं रहेगा जितना कि वो रेस्ट पे था, उसका मास बढ़ जाएगा। और वो जो बढ़ा हुआ मास है वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। देखो, जैसे जैसे v बढ़ेगा, ये पूरा जो चीज है ये कम हो जाएगी, डेनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो ये पूरा जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? एज स्पीड इंक्रीजेस मास ऑल्सो इंक्रीजेस। ये बात आइंस्टाइन ने बताई। अब क्या होता है, तो बेटे क्या है, जैसे स्पीड बढ़ेगी तो मास बढ़ता है। अब आप देखो फोटोन के बारे में, फोटोन का ये m 0 नहीं होता, मास 0 नहीं होता। क्या चीज 0 होती है फोटोन का? रेस्ट मास 0 होता है। आप कहोगे सर रेस्ट मास 0 है तो फिर ये वाला m मास एट स्पीड v 0 क्यों से नहीं है? न्यूमरेटर ही 0 कर दिया। ध्यान दो, फोटोन किस स्पीड से चलता है? फोटॉन्स ट्रैवल विद स्पीड कितना? सी स्पीड से ट्रैवल करता है। तो सी स्पीड से ट्रैवल करता है तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा ना, तो 0/0 विल बी एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। उसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट भी आ सकती है। ये बात समझ में आती है बेटे? हाँ सर। है ना। मास एट स्पीड v, या इसको डायनेमिक मास भी कहा जाता है। नोट दैट डायनेमिक मास ऑफ फोटोन इज नॉट 0। जब वो c स्पीड से चलता है तो उसका कुछ m मास है, लेकिन जब वो रेस्ट पे है तो उसका मास 0 है। रेस्ट पे मास 0 है, इसका मतलब क्या है
इट इज नॉन एग्जिस्टेंट एट रेस्ट। इसका मतलब बेसिकली क्या है? photons do not exist at rest. photons जो हैं वो रेस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सर एम नॉट की वैल्यू एग्जैक्ट 0 है या टेंड्स टू 0? एम नॉट की वैल्यू इज एग्जैक्ट 0। वी भी एग्जैक्ट C। तो फिर तो नॉट डिफाइंड होना चाहिए ना डायनामिक मास। नॉट डिफाइंड तो सर एग्जैक्ट 0 है तो डायनामिक मास भी 0 आ जाएगी। एग्जैक्ट 0 होता है फिर तो नॉट डिफाइंड होता है। नीचे एग्जैक्ट 0 है तो नॉन डिफाइंड, ऊपर एग्जैक्ट 0 है तो 0 हो जाता है हैं? वो दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू थोड़ी होते हैं यार, कि साइमल्टेनियसली तो एक ही चीज हो सकती है ना। सर अगर 0/0 एग्जैक्टली मतलब दोनों ऊपर 0 है फिर तो नॉट डिफाइंड ही कहते हैं। 0/0 को तो नॉट डिफाइंड ही कहते हैं। हाँ, 0/0 को नॉट, 0/0 0 नहीं होता, 0/0 तो क्या है, एक तरीके से नॉट डिफाइंड ही है। तो हाँ, लेकिन तब भी क्या है भाई, हम उसके मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। उसके मास को आप कैलकुलेट जरूर कर सकते हो। वो इस फॉर्मूले से नहीं आएगा तो किसी और फॉर्मूले से उसका अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन फोटॉन्स के जब वो सी स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके मास को आप कैलकुलेट कर तो सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। बस 1 मिनट रुको, देखो क्या है। ये एनर्जी ऑफ फोटोन की बात हुई। अच्छा, ये जो फोटोन के पास एनर्जी है, ये किस फॉर्म में एनर्जी है? फोटोन का कोई चार्ज भी नहीं होता। photons are chargeless particles. Photons are chargeless particles. They do not have any charge also. ठीक है। तो जो भी एनर्जी फोटोन के पास है वो पूरा का पूरा उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही है। तो ये जो h न्यू है ना, ये क्या है? दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन एंड दिस एनर्जी इज टोटली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। इसको काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन भी लिख सकते हो आप। और एक और बात आइंस्टाइन ने बताई कि भाई जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स हैं, जो कि बहुत लाइट के कंपेरेबल स्पीड से चल रहे हैं या लाइट की स्पीड से ही चल रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को ½ mv² नहीं लिखना चाहिए। उनकी काइनेटिक एनर्जी लिखने का सही तरीका होता है mc² माइनस m0c²। उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो कि लाइट की स्पीड से चल रहे हैं। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होगा? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मतलब स्पीड इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला आएगा बेटे? m
सर आवाज नहीं आ रही। हम क्या बोलते हैं बेटे, फोटॉन्स के लिए हम बोलते हैं कि रेस्ट मास तो 0 है। यदि रेस्ट मास 0 है तो इसका मतलब क्या है, अगर रेस्ट मास 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी, mc² के बराबर ही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। फॉर photons rest mass is 0, therefore काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकलेगा, mc², है ना। उसको ½ mv² नहीं लिखना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या लिखेंगे बच्चों, mc²। ये बात समझ में आती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होगा mc², है ना। और ये mc² ही किसके बराबर है, mc² ही hc/λ के बराबर या h न्यू के बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटे, अगर मैं ये c से c कैंसिल कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, m इंटू सी इक्वल टू h/λ के बराबर मिल जाएगा ना। अब m इंटू सी क्या है, व्हाट इज m इंटू सी, क्या ये मोमेंटम ऑफ फोटोन के बराबर है। क्या h इंटू सी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन, है ना। तो मोमेंटम को हम p सिंबल से डिनोट करते हैं, तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का जो फॉर्मूला हमारे सामने आएगा वो h/λ के बराबर आएगा। और काइनेटिक एनर्जी लिखनी है फोटोन की या सिंपली टोटल एनर्जी फोटोन की लिखनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या निकल करके आएगा बेटे, mc² या hc/λ। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ फोटोन का इतना फॉर्मूला। क्या ये बात समझ में आती है। सर ये रेस्ट ही रहेगा ना, क्या बोल रहे हैं बेटे, ये रेस्ट पे रहेगा ना सर। नहीं रेस्ट पे मतलब कहाँ, m is not rest mass, m is dynamic mass, m is dynamic। रेस्ट मास के लिए m0 सिंबल यूज करेंगे, वो तो फोटोन का 0 होता है। देखो यहाँ पर रेस्ट मास को 0 पुट किया, उसी लिए तो इसमें आया ये फॉर्मूला। फॉर फोटॉन्स सिंस m0 इज 0, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया, mc² के बराबर, और वही hc/λ भी होता है। सर ये ½ mv² में कैसे कन्वर्ट होगा? ½ mv² में कैसे कन्वर्ट होगा, देखो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। mc² माइनस m0c² है। m की वैल्यू क्या होती है, m0 अपॉन √1 माइनस b² मल्टीप्लाइड बाय c² माइनस m0c²। यहाँ से m0c² हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया,
1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर -1/2 -1, ये ऐसा आ गया। तो ये वैल्यू हो जाएगी m0 c स्क्वायर। और अब क्या है, अगर v बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू c, तो इसमें बाइनोमियल एक्सपांशन लगा सकते हैं ना। 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस nx। तो n कितना है, -1/2, और x कितना है, -v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर -1, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये 1 से 1 कैंसिल होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, m0 c स्क्वायर इंटू हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या ये वैल्यू हाफ m0 v स्क्वायर आ गई कि नहीं आ गई बेटा, हाँ सर। है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी अपन लिखते हैं, अपन क्या करते हैं, स्पीड से चल भी रहा है तो मास को जो रेस्ट मास है वही मान लेते हैं, और हाफ mv0 स्क्वायर लेते हैं। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि साहब ये जो चीज है ना, ये क्या है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपने ये कंडीशन लगाई है, वरना इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना चाहिए। मतलब आप ऐसे मानो कि ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे था तो उसके पास m0 c स्क्वायर के बराबर की एनर्जी थी। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। और जब उसकी स्पीड बढ़ी तो स्पीड बढ़ने से उसका मास बढ़ गया, तो एनर्जी उसकी बढ़ गई। एनर्जी एट स्पीड v अगर आप लिखोगे तो वो हो जाएगी बढ़ा हुआ मास इंटू सी स्क्वायर। अब इस स्पीड में से, इस एनर्जी में से अगर मैं रेस्ट मास वाली एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे को वो एनर्जी मिल जाएगी जो कि सिर्फ काइनेटिक, मतलब सिर्फ वेलोसिटी की वजह से आई है। तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्पीड, तो दैट इज mc स्क्वायर माइनस m0 c स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल का ये फॉर्मूला होगा, है ना। और ये फॉर्मूला देखो क्या है, हमारा काम इस फॉर्मूले से बहुत बढ़िया चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टिकल लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम स्पीड से चल रहा है तो, है ना। तो देखो लाइट की स्पीड तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। मतलब जो जेट प्लेन्स होते हैं उनकी स्पीड भी बहुत कम है लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में, तो हमें यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। जनरली पार्टिकल्स के लिए क्या है, इट इज ट्रू। सर ये तो बात ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट के स्पीड से चलते हैं। क्या क्या बोल रहे हैं बेटे, तो ऐसे कौन से पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट के स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेरेबल स्पीड से चलते हैं। देखो जैसे एक तो अपन ने अभी देखा है फोटोन, फोटोन तो लाइट की स्पीड से ही चलता है। उसी तरह से एक और पार्टिकल अपन आगे चल के पढ़ेंगे, न्यूट्रिनोस एंड एंटी न्यूट्रिनोस। अभी बस ये न्यूक्लियर फिजिक्स वाले चैप्टर में ही उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, न्यूट्रिनोस एंड एंटी न्यूट्रिनोस। ये भी लाइट की स्पीड से ही चलते हैं, इनका भी लगभग रेस्ट मास 0 होता है। उसके अलावा अगर मैं तुम्हें बात करूं तो क्या है कि जो ये पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं ना बेटे, जैसे एक पार्टिकल एक्सेलरेटर अपन ने पढ़ा था साइक्लोट्रॉन नाम का, है ना। तो इसके अलावा और भी पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं, जैसे जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है जो कि सर्न में सिचुएटेड है। तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में क्या करते हैं, पार्टिकल की स्पीड को खूब बढ़ाते हैं और उनका आपस में कोलिजन कराते हैं। कोलिजन करा करके हमें पता चलता है कि इन पार्टिकल्स के टकराने से क्या कोई नया टाइप का पार्टिकल भी एमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। दैट वे वी डिस्कवर न्यू पार्टिकल्स इफ दे एग्जिस्ट। तो उसके लिए हमें क्या है, जो थ्योरेटिकल लिमिट है उन पार्टिकल्स की स्पीड की, स्पीड ऑफ लाइट इज द थ्योरेटिकल लिमिट फॉर स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल। आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वन ऑफ द पोस्टुलेट्स इज दिस के कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता, है ना। ओके सर। तो क्या है वो, जब ये पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में
नए पार्टिकल्स की खोज के लिए जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं तो उस समय पर क्या होता है, स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है ना। तो उस केस में हमें ऐसा करना पड़ता है। उसके अलावा बेटे आप देखोगे कि अगर मैं कई सैटेलाइट्स में, जैसे जीपीएस सैटेलाइट्स जो होती हैं, उनमें भी हमें जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ध्यान रखना पड़ता है। जीपीएस की से रिलेटेड कैलकुलेशंस में भी आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे तो क्या है, आपका जो पोजीशन अर्थ पे जिस भी रिसीवर की पोजीशन डिटरमाइन करना चाह रहे हो, तो उसमें बहुत अच्छी खासी एरर आ जाती है। नॉन रिलेटिविस्टिक कैलकुलेशंस अगर मैं कर दूं जीपीएस रिसीवर और सर्वर के बीच या सैटेलाइट और सर्वर के बीच में, तो वो जो अपन पोजीशन अपनी पता लगाना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप और एनी अदर जीपीएस सर्विस, तो वो क्या होगा, वो एरर आएगी उसके कैलकुलेशंस में। ये बात समझ में आती है मुझे? यस सर। एक मिनट, लास्ट पेज दिखाइए ना। हाँ डन सर। सर हमें साइक्लोट्रॉन नहीं सिखाया, हाँ बेटा, साइक्लोट्रॉन नहीं सिखाया। साइक्लोट्रॉन मैंने सिखाया था ना। किस बैच को नहीं सिखाया? कौन से बैच का? PCP1 साइक्लोट्रॉन तो सिखाया है हम। नहीं सर, वो नहीं सिखाया। अच्छा, नहीं बताया है क्या मैंने? नहीं सर। किसी एक बैच को तो शायद मैंने बताया है। बेटा सर। किसको? हाँ सर बताया। किसी एक। अच्छा बेटा, तुम्हारे बैच में हो सकता है रह गया होगा, तो वो उसके बारे में मैं बता दूंगा तुमको, है ना। साइक्लोट्रॉन के बारे में बता दूंगा। अपनी शीट EMI का जो शीट है, EMI नहीं, EMF का जो शीट है, उसके एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 के कॉम्प्रिहेंशन में साइक्लोट्रॉन का एक क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है ना। तो वो जब डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। ओके सर। तो बेटे ये पूरे डिस्कशन से हमको ये चीज, ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं कि फोटोन के पास मोमेंटम होता है ना। देखो लाइट एक वेव है, बट लाइट जिस पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं वो क्या है, फोटोन। और फोटॉन्स के पास मोमेंटम इज जनरली अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। वो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक है, वो वेव का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ना। तो देखो ये जो इक्वेशन है ना, P=h/λ, ये इक्वेशन पूरी तरह से एक ड्यूअल नेचर की इक्वेशन है। P=h/λ itself is इक्वेशन ऑफ क्या बेटे, ड्यूअल नेचर, है ना। P is something which we associate with a matter. Lambda is something which we associate with a wave. Lambda wave की प्रॉपर्टी होती है, मोमेंटम मास मैटर की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये इक्वेशन ऐसी है जो दोनों में रिलेशन बैठाती है, P=h/λ। ये बात समझ में आती है। और इसी इक्वेशन को आगे लेकर के क्या किया, एक साइंटिस्ट हुए लुई डी ब्रॉयल, और उन्होंने क्या किया, जिसको कई लोग लुई डी ब्रॉगली ऐसा भी बोल देते हैं, है ना। तो उनने क्या किया, उन्होंने सर कहा, हाँ बेटे बोलो। सर अभी AP3 और AP4 बैच का फिजिक्स का लेक्चर है ना। हाँ 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 हाँ, तुम लोगों का कब कितने बजे से है लेक्चर? 6:15 से है। ओके ओके 6:10 हाँ। ओके ओके बच्चों, तो देखो मैं बस एक बात बता करके इस वाले लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। जैसे हमने पढ़ा P=h/λ। P क्या है, मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो बेसिकली
जो ये साइंटिस्ट हुए लुई डी ब्रॉयल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई अगर आप एक वेव के साथ मोमेंटम एसोसिएट कर सकते हो तो एक पार्टिकल के साथ वेवलेंथ भी एसोसिएट कर सकते हो। मतलब उन्होंने कहा कि एक m मास का पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसका मोमेंटम mv हो गया। तो इसके पास भी क्या होनी चाहिए, एक वेवलेंथ होनी चाहिए। वो वेवलेंथ h अपॉन p के फॉर्मूले से दिया जाना चाहिए, जो कि h अपॉन mv के बराबर होना चाहिए। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने, आइंस्टाइन ने बताया था कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर ऑल्सो, है ना। डी ब्रॉगली साहब ने क्या बता दिया, डी ब्रॉगली साहब ने बता दिया कि एवरी पार्टिकल हैज वेव नेचर ऑल्सो। एवरी पार्टिकल हैज वेव कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। और ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा किसकी वेवलेंथ कहेंगे, लैम्डा कहेंगे वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। लैम्डा को क्या कहेंगे बच्चों, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ हम एक वेव एसोसिएट कर सकते हैं, उस वेव को क्या नाम देंगे, मैटर वेव, उस वेव को नाम देंगे। और उस वेव की वेवलेंथ और पार्टिकल के मोमेंटम में वही रिलेशन होगा जो कि एक फोटोन के लिए होता है। लैम्डा को LHS में ले गए, मोमेंटम को नीचे ले गए, तो लैम्डा को h अपॉन p लिख दिया या लैम्डा को h अपॉन mv लिख दिया। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने किसके बारे में बताया, डी ब्रॉगली ने वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने बताया। वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स या वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में उन्होंने, क्या ये बात समझ में आती है सर? हाँ बेटे। सर ये जो वेव होती है, ये मैटर के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है या मैटर के मोशन की वेवलेंथ है? हाँ हाँ हाँ, देखो ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली यहाँ से ये सिर्फ जो है वो सब एटॉमिक बहुत छोटे पार्टिकल्स के लिए ही हम क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी को जब अप्लाई करते हैं तो यूज करते हैं। तो ऑल ऑफ दिस स्टार्ट्स फ्रॉम हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग कहते हैं कि भाई क्या है, आप किसी भी पार्टिकल की मोमेंटम और उसकी पोजीशन को एक साथ करेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, वो इस टर्म्स में बात करती है। वो क्या करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ऐसे नहीं बताता कि इस टाइम पे इस जगह पर है और इस वेलोसिटी से चल रहा है। वो क्वांटम मैकेनिक्स जो डिस्क्रिप्शन देती है वो कैसे देती है कि इस पार्टिकल का इस समय इस जगह पर होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, क्या वो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन उसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर देती है साई, और उसको x, t का वो फंक्शन हो जाता है ना। वो फंक्शन जो है वो वेव के फॉर्म लेता है, और उसका जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो उस फंक्शन की जो वेवलेंथ होती है वो बेसिकली उसको कहते हैं वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स। तो ये जो है ये अपन इसके बारे में डिटेल में और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम नए बैच का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो अभी 11th का लेक्चर स्टार्ट होगा बच्चों, बाकी बच्चे जो है सर वो जरा जब, पिछले वाले पेज में ले जा सकते हैं? हाँ 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 बेटा। सर तो वेवलेंथ है किसकी एक्चुअली? वेवलेंथ बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वेवलेंथ है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वेवलेंथ, वेवलेंथ इज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो कि किसी भी पार्टिकल के किसी भी पोजीशन और किसी भी टाइम पे पाई जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। सर तो मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा ना, मतलब? भाई आप ऐसे देखो, वैसे भी वेवलेंथ क्या डिस्क्राइब करता है, जैसे मैं तुमसे कहूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो वो क्या बता रहा है 4000 एंगस्ट्रॉम लाइट के बारे में? एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन। किसका ऑसिलेशन?
पार्टिकल का। नहीं, लाइट के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है वो टाइम और पोजीशन के साथ वेरी करता जा रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का पीरियड। हाँ ये सर। बात समझ में आती है? ये बताता है वेवलेंथ। तो उसी तरह से मैटर वेव की वेवलेंथ क्या बताता है? पार्टिकल के साथ जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एसोसिएटेड है उसके ऑसिलेशन की वेवलेंथ बताता है। समझा सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ, नया लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना? ओके।